हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीएसटी पीएचडी एग्रीकल्चर की बूस्टर सीरीज का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सीधे सीधे छप सकते हैं। आज की इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर उन संभावित प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज शानदार सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जीतेंगे जंग एग्री नॉलेज प्लस के संग। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, एक साइड में कुछ सब्जियां दी गई हैं और दूसरे साइड में उनके बॉटिकल नेम दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। प्याज के सामने दिया गया है एलियम सटाइवम, बैंगन के सामने दोस्तों दिया गया है सोलेनम मेलोजिना, टमाटर के आगे लाइकोपार्सिकान एस्कुलेंटम, भिंडी के सामने एवेलोमास्कस एस्कुलेंटम। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका फर्स्ट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ए। ये जो है दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि प्याज जो होता है दोस्तों, प्याज यानी कि ऑनियन जो होता है, इसका बॉटिकल नेम क्या होता है दोस्तों? एलियम सेपा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो एलियम सटाइवम है दोस्तों, ये किसका है? लहसुन का है, यानी कि गार्लिक का है। किसका है दोस्तों? ये लहसुन यानी कि गार्लिक का है, एलियम सटाइवम। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बैंगन का सोलेनम मेलोजिना, टमाटर का लाइकोपार्सिकान एस्कुलेंटम और भिंडी का एवेलोमास्कस एस्कुलेंटम। दोस्तों, ये बाकी सभी सही हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा फल या सब्जी क्लाइमेट्रिक है? टमाटर, खीरा, अनार, आंवला। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा टमाटर। टमाटर जो है ये एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट या वेजिटेबल है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं क्लाइमेट्रिक फल या सब्जियां वे होती हैं दोस्तों जिनमें परिपक्वता के समय यानी कि जब वो मैच्योर होने वाली होती हैं दोस्तों, उसमें श्वसन दर तेज हो जाती है और उसमें एथिलीन का जो सिक्रेशन होता है यानी कि उत्सर्जन होता है वो तेजी से होने लगता है, जिससे क्या होता है इनको तोड़ने पे भी, ये तोड़ने के बाद भी दोस्तों ये पक जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों आम है, अमरूद है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आम है जिसको तोड़ने के बाद यानी कि जो वो मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचने वाला होता है उस समय तोड़ के उससे रख दिया जाता है, तभी वो पक जाता है। इसके अलावा अमरूद है, पपीता है, कटहल है, अंजीर है, सपोटा है, केला, सेब इत्यादि जो होते हैं ये तोड़ने के बाद भी दोस्तों इनको पकाया जा सकता है। नॉन क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों, जो वो मैच्योरिटी स्टेज पहुंचने वाले होते हैं यानी कि जब परिपक्व होने वाले होते हैं उस समय क्या होती है उसमें श्वसन दर में एक दोस्तों गिरावट देखने को मिलती है। इन फल या सब्जियों को तोड़ने पर दोस्तों क्या होता है, ये पकते नहीं हैं, जैसे अनानास, अनार, अंगूर, संतरा या अन्य सिट्रस फ्रूट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे खीरा, अनार, आंवला जो दिया गया है ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में लेनन किसके रेशे को कहा जाता है? कपास, सनई, अलसी या जूट। आप लोग बताएंगे लेनन जो है दोस्तों ये किसके रेशे को कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेनन जो होता है दोस्तों ये किसके रेशे को कहा जाता है? जो लोग सनई दे रहे हैं वो गलत हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अलसी। अलसी के तने से जो रेशा प्राप्त होता है दोस्तों उसे लेनन या फ्लैक्स के नाम से जानते हैं। इसे लेनन या फ्लैक्स दोनों कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। जूट के भी तने से दोस्तों रेशा प्राप्त किया जाता है, सनई के तने से भी रेशा प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। और कपास जो होता है, कपास के बॉल से जो होता है रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास
के बॉल से रेशा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कपास का जो रेशा होता है इसे लिंट कहा जाता है और इसे सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है, सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जूट का जो रेशा होता है इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। निम्न में कौन सा गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? ट्रेटिकम ड्यूरम, ट्रेटिकम एस्टिवम, या फिर ट्रेटिकम डाइकोकम, या ट्रेटिकम स्पाइरोकोकम? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रेटिकम ड्यूरम होगा, ट्रेटिकम एस्टिवम होगा, या फिर ट्रेटिकम डाइकोकम होगा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेटिकम एस्टिवम। क्या हो जाएगा? ट्रेटिकम एस्टिवम। इसे कॉमन ब्रेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेटिकम एस्टिवम जो होता है इसे कॉमन ब्रेड वीट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रोटी के लिए जो इस्तेमाल होने वाला गेहूं होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेटिकम एस्टिवम। यही जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला गेहूं है, ट्रेटिकम एस्टिवम, जिसे कॉमन ब्रेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये हेक्सापोलाइड वैरायटी होती है। कैसी होती है दोस्तों? हेक्सापोलाइड। ये हेक्सापोलाइड किस्म होती है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और जो ट्रेटिकम स्पाइरोकोकम होता है इसे भारतीय गेहूं के नाम से जाना जाता है। भारतीय गेहूं कौन सा होता है दोस्तों? ट्रेटिकम स्पाइरोकोकम। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दलहन जो होती है दोस्तों, दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात, जो एनपीके का अनुपात होता है वो आप लोगों को बताना है। दलहनी फसलों में, यहाँ पे फसलें छूट गया लिखना, दलहनी फसलें जो होती हैं, दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात बताना है आप लोगों को क्या होता है। दलहनी फसलों में 1:2:1, 4:2:1, 1:3:2, 1:2:4। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ये कभी कभी रेशियो क्या हो जाता है दोस्तों? 1:2 भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये भी सही है और 1:2:1 भी सही है। ये दोनों आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये जो डोज क्रॉप को उपलब्ध कराई जाती है इसे स्टार्टअप डोज के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये भी लिख के आता है दलहनी फसलों के लिए स्टार्टअप डोज क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्टार्टअप डोज की जब बात की जाती है तो यही रेशियो पूछा जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे गेहूं के लिए जो स्टार्टअप डोज है ये कितनी होती है? 1:2:2। इसमें फास्फोरस की मात्रा जो दलहनी फसलों में होती है वो अधिकतम दी जाती है, क्योंकि जो फास्फोरस होती है वो नोड्यूल्स यानी कि जो राइजोबियम्स जो गांठें पाई जाती हैं जड़ों में दोस्तों दलहनी फसलों के, उनके बनने में दोस्तों जो फास्फोरस होता है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए फास्फोरस की मात्रा जो होती है दलहनी फसलों में ज़्यादा दी जाती है। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो राइजोबियम की गांठें होती हैं दोस्तों वो कर लेती हैं, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा दलहनी फसलों में कम दी जाती है। खाद्यान्न फसलों के लिए जो स्टार्टअप डोज होती है वो 4:2:1 होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन सी फसल प्रोटोगायनी है? मक्का, बाजरा, गेहूं, धान। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोटोगायनी, और बताइए इसमें से प्रोटोगायनी कौन सी है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
एक होता है प्रोटोएंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में क्या होता है दोस्तों, जो मेल पार्ट्स होते हैं, यानी कि दोस्तों जो मेल पार्ट्स होते हैं वो पहले परिपक्व हो जाते हैं किसकी तुलना में, फीमेल पार्ट्स की तुलना में। उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री कहते हैं, जिसमें फीमेल पार्ट्स पहले परिपक्व हो जाती है मेल्स की तुलना में, उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाजरा। प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल है बाजरा। इसमें जो होती है फीमेल जन्नांग जो होता है वो पहले परिपक्व होता है, यानी कि पहले निकलता है, उसके बाद मेल्स निकलता है। लेकिन मक्का में दोस्तों क्या होता है, ये प्रोटोएंड्री का एग्जाम्पल है, प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री इसमें क्या होता है, नर जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा टेसल जो होता है मक्के के क्रॉप में पहले निकलता है, और सिल्क जो होता है यानी कि भुट्टो पे जो सिल्क होता है वो बाद में निकलता है। ये होती है प्रोटोएंड्री। और जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है उसे प्रोटोगाइनी हम लोग कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बाजरा। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्का और बाजरा दोनों दोस्तों क्या हैं, ये परपरागित फसलें हैं। ये भी आप लोग देखेंगे परपरागित। और गेहूं जो है दोस्तों ये क्या है, ये एक स्वपरागित क्रॉप है, स्वपरागित। ठीक है, आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गन्ने के पुष्पकर्म को कहा जाता है स्पाइक, स्पाइक जेट, कैपिटुलन या टेसल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, स्पाइक, स्पाइक जेट या कैपिटुलम या टेसल। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइक जेट। गन्ने के पुष्पकर्मों को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पाइक जेट कहा जाता है। इसी को और किस नाम से जानते हैं, एरो। कभी कभी एरो लिख के आता है, कभी कभी स्पाइक जेट लिख के आता है। स्पाइक जो होता है ये किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, गेहूं का। गेहूं का जो पुष्पकर्म होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइक, या फिर इसी को ईयर के नाम से भी जाना जाता है, ईयर या स्पाइक। ठीक है, वहीं पे कैपिटोलन की बात कर लें, ये दोस्तों किसका पुष्पकर्म होता है, ये होता है सनफ्लावर का, यानी कि सूरजमुखी का। टेसल्स की बात कर लें दोस्तों, आप लोग बताएंगे टेसल्स जो होता है ये किसका पुष्पकर्म होता है, ये होता है मक्का का नर भाग, जिसे हम लोग टेसल्स कहते हैं, मक्का। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के फल को कहा जाता है लोमेंटम, कैप्सूल, सिल्कुआ या कैरियोप्सिस। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। मूंगफली जो होती है इसके फल को, यानी कि जो फली होती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, लोमेंटम कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है, या फिर सिल्कुआ या कैरियोप्सिस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। मूंगफली की जो फली होती है उसे क्या कहा जाता है, लोमेंटम कहा जाता है। और लोमेंटम किसका होता है दोस्तों, इमली। इमली जो होती है, इमली का जो फल होता है दोस्तों, यानी कि इमली जो होती है ये भी क्या होती है, लोमेंटम होती है। ये दोस्तों जो संरचना इस तरह से पाई जाती है, ये जो भाग होता है दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछा गया है, इसे कहते हैं मेरी कार्प। इसे क्या कहते हैं, मेरी कार्प कहते हैं ये संरचना। ठीक है, और ऊपरी भाग तो आप लोगों को पता है, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। सिल्कुआ जो होता है दोस्तों, सिल्कुआ ये किसके
फल को कहा जाता है, फिर किसका फ्रूट टाइप होता है? सिल्कुआ। बताइए दोस्तों, सिल्कुआ जो होता है ये किसका फ्रूट टाइप होता है? सिल्कुआ दोस्तों आप लोगों को बताना है सरसों का। किसका होता है दोस्तों? सरसों का होता है सिल्कुआ। कैरोप्सिस जो होता है ये खाद्यान्न फसलें जो होती हैं दोस्तों, उसका क्या होता है? कैरोप्सिस होता है। और कैप्सूल की बात करें दोस्तों, कैप्सूल बताना है आप लोगों को, कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल बताइए। कैप्सूल बताना है किसका होता है? अरंडी। या फिर जो कपास का बाल होता है दोस्तों, कपास का बाल, कपास का जो बाल होता है वो भी क्या होता है? कपास का बाल जो होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इमली और मूंगफली का लोमेंटम होता है, और सरसों का सिल्कुआ, कपास का कैप्सूल, और कैरोप्सिस जो होता है खाद्यान्न फसलें होती हैं, उसका जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? खाद्यान्न फसलों का कैरोप्सिस। ठीक है, तो आप ये सभी ध्यान रखेंगे, ये सभी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पोषक तत्व मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित कर सकता है? निम्न में कौन सा पोषक तत्व मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित कर सकता है? सोडियम, सिलिकॉन, कॉपर या वैनेडियम? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, पौधों में जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसको सिर्फ उसी तत्व को देकर पूरा किया जा सकता है, दूसरा तत्व उस कमी को पूरा नहीं कर सकता है। ये चीज आप लोग भली भांत जानते हैं। लेकिन एक इसमें से ऐसा तत्व है जो मॉलिब्डेनम को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी कि वो जिस प्रकार से मॉलिब्डेनम वर्क करता है ठीक उसी प्रकार से वो तत्व करता है जो इसे प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि इसकी जगह पे वर्क कर सकता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, वैनेडियम जो होता है दोस्तों ये अपवाद स्वरूप है और ये मॉलिब्डेनम को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैनेडियम। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मृदा में भू परिष्करण करने से मृदा के स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, भू परिष्करण यानी कि जब भू परिष्करण को अपनाया जाता है तो बीडी पे क्या प्रभाव पड़ता है? जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं बढ़ जाता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा भू परिष्करण को अपनाने पर स्थूल घनत्व जो होता है दोस्तों मृदा का वो घट जाता है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, स्थूल घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। वहीं पर जब पडलिंग की जाती है दोस्तों, पडलिंग करने पर बीडी जो होता है यानी कि स्थूल घनत्व जो होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त आप लोग बताएंगे दोस्तों शून्य भू परिष्करण अपनाने पर कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो बढ़ जाती है खेत में, आप लोग जानते हैं। तो बीडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है या बढ़ जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। शून्य भू परिष्करण अपनाने पर मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने की वजह से दोस्तों बीडी जो होता है वो घट जाता है। वहीं पर जब खेत में हम लोग खाद डालते हैं, खाद डालने पर भी क्या होता है? बीडी की वैल्यू जो होती है वो घट जाती है। तो खाद डालने पर, शून्य भू परिष्करण करने से और शून्य भू परिष्करण अपनाने से या फिर भू परिष्करण करने से बीडी घटता है, पडलिंग करने से बीडी की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में ऊर्जा का संग्रहण व स्थानांतरण किस पोषक तत्व के द्वारा होता है? आप लोगों को बताना है ऊर्जा का जो संग्रहण होता है पौधों में वो
किस तत्व के द्वारा होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास या जिंक? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस के द्वारा दोस्तों क्या होता है? ऊर्जा का संग्रहण और स्थानांतरण पौधों में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन कुंजी। पौधों की जीवन कुंजी जो होती है, जीवन कुंजी भी फास्फोरस को ही कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? और एक और नाम दोस्तों, ये एक नाम से और इसे जाना जाता है, मुद्रा, यानी कि पौधों की मुद्रा। किस पोषक तत्व को कहा जाता है? पौधों की मुद्रा। पौधों की मुद्रा भी फास्फोरस को कहा जाता है। वहीं पर गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाला इनमें से तत्व कौन सा है? गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व जब पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व किसे कहा जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व किसे कहा जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन या पोटास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटास। ये पोटेशियम जो होता है इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये क्या कर देता है? क्रॉप्स में या फ्रूट्स में जो फल की या अनाजों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है। पोटेशियम है, पोटास। ठीक है, तो आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपिंग का संबंध किस फसल से? गन्ना, तंबाकू, मक्का, मूंगफली? दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे, पॉपिंग यहाँ पे पूछा गया है, ना कि प्रॉपिंग। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एक होता है प्रॉपिंग, एक होता है प्रॉपिंग, दूसरा आपके सामने दिया गया है पॉपिंग, एक होता है प्राइमिंग। बताइए ये सब क्या होते हैं? पॉपिंग का संबंध किससे है? दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, पॉपिंग जो होता है ये किससे रिलेटेड है? मक्का से। मक्का में जो पॉपकॉर्न तैयार किया जाता है, पॉपकॉर्न को बनाना, पॉपकॉर्न को बनाने को ही क्या कहते हैं? हम लोग पॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? मक्का से है। और दूसरी बात, जो फलियां होती हैं मूंगफली की, मूंगफली की फलियों में जो कैल्शियम कैल्शियम जो होता है दोस्तों, कैल्शियम की वजह से जो उसमें दाने बनते हैं, ये क्रिया भी क्या कहलाती है? पॉपिंग कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को बता दें, गन्ना जो होता है, गन्ने में क्या होता है दोस्तों? गन्ने में प्रॉपिंग, प्रॉपिंग जो होती है गन्ने में, प्रॉपिंग, गन्ने को बांधना, या गन्ने को बांधना क्या कहलाता है? ये प्रॉपिंग कहलाता है। जब एक दूसरे गन्ने को एक से दूसरे को बांध दिया जाता है तो क्या कहलाती है? प्रॉपिंग कहलाती है। प्रॉपिंग की क्रिया और किस में अपनाई जाती है दोस्तों? ये केला में भी अपनाई जाती है। सहारा देने के लिए जब एक पौधे से दूसरे पौधों को बांधा जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रॉपिंग कहलाती है। प्राइमिंग आप लोग जानते हैं कि तंबाकू में जो परिपक्व मैच्योर लिप्स होती हैं उनको तोड़ना क्या कहलाता है? प्राइमिंग कहलाता है। ठीक है, और मूंगफली में आप लोगों को बता दिया है डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम। मूंगफली में जो डिफिशेंसी हो जाती है कैल्शियम की, जिससे जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये क्या कहलाता है? पॉपिंग कहलाता है। और पॉपकॉर्न बनाना भी क्या कहलाता है? पॉपिंग कहलाता है। तो आप लोग सभी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। खरपतवार मुख्यतः होते हैं C3, कैम, C4 या कोई नहीं? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं C3 वो बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। मुझे पता था कि ज़्यादा लोग इसका आंसर क्या देंगे, C3 देंगे, लेकिन खरपतवार जो होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, जैसे कि बथुआ है, चौलाई है, ये भी क्या है, ये C4 प्लांट हैं। आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी मृदा अधिक वर्षा या जल मग्न वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षारीय, अम्लीय, लवणीय या सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सी मृदा अधिक वर्षा या जल मग्न वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षारीय, अम्लीय, लवणीय या सभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदा। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है या जलमग्न क्षेत्र होते हैं उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा पाई जाती है। क्योंकि जो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट आयन होते हैं उनकी लीचिंग हो जाती है और वो घुलकर क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो जो मृदा होती है उसमें हाइड्रोजन आयन की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। जलमग्न क्षेत्र या फिर जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों की मृदाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अम्लीय प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो होता है क्षार का निक्षालन हो जाता है, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन से उपकरण का प्रयोग पत्तियों का तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इंफ्रारेड, थर्मामीटर, विंड वैन या एनेमोमीटर। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसके द्वारा पत्तियों का टेम्परेचर मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। दोस्तों ये टेम्परेचर क्यों मापा जाता है पौधों में पत्तियों का, सिंचाई का पता लगाने के लिए कि अभी हमें सिंचाई करनी है कि नहीं करनी है। इसके लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर को के द्वारा पत्तियों का टेम्परेचर मापा जाता है। इसमें दो वैल्यू एक होती हैं दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक होता है TD, दूसरा होता है दोस्तों TC होता है, और दूसरा क्या होता है, TA। TC जो होता है ये पत्ती जो होती है, पौधों की पत्तियों का जो तापमान होता है वो TC होता है, और जो TA होता है ये वायुमंडलीय जो तापमान होता है वो TA होता है। यहाँ पर यदि TC पत्तियों का जो टेम्परेचर होता है वो TC होता है और जो वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है वो TA होता है। TC माइनस TA यदि क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। TC माइनस TA कोई वैल्यू माइनस में आ रही है, जैसे -1 या -2, या फिर TC माइनस TA क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जैसे +1। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन होगी जिस पे पौधों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग बताएंगे इसमें कौन सी वैल्यू होगी जिस पर पौधों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, बताइए। जी हाँ, जहाँ पर TC माइनस TA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वहाँ पर हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि TC का मान यदि ज़्यादा आ रहा है TA से, तब वहाँ पे हमें सिंचाई देने की आवश्यकता है, अन्यथा हमें सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। TC माइनस TA की वैल्यू -1 आ रही है, या फिर प्लस आ रही है, या -2 आ रही है, वो 0 आ रही है, ठीक है, 0। यानी कि अगर हम 0 के ऊपर इधर जाते हैं +1 +2 +3 उस समय में सिंचाई की आवश्यकता होती है, अन्यथा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। 0 या -1 जब वैल्यू आती है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थर्मामीटर के द्वारा, सामान्य थर्मामीटर जो होते हैं इसके द्वारा शरीर का टेम्परेचर इत्यादि को मापा जाता है। वहीं पे विंड वैन के द्वारा दोस्तों हवा की दिशा को मापा जाता है। एनेमोमीटर के द्वारा क्या होता है, वायु की गति को मापा जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में कौन सा अधातु पोषक तत्व है? बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सभी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अधातु पोषक तत्व बताना है इसमें से कौन सा है। आधात पोषक तत्व बताना है इसमें से कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जी हाँ ये सभी होंगे। ये सभी क्या हैं? आधात पोषक तत्व हैं। इसके अलावा आधात पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आधात पोषक तत्व बोरान, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और क्या होता है? फास्फोरस। बोरान, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और फास्फोरस जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? आधातु पोषक तत्व होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है। मृदा के कार्बनिक पदार्थ में दोस्तों आप लोग कार्बन की मात्रा बताना है। 85% होती है, 58% होती है, 20% होती है या फिर 35% होती है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 85, 58, 20, 35। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मृदा के कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा जो होती है दोस्तों ये कितने परसेंट होती है? 58% होती है, ठीक है। और मृदा के कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है दोस्तों, इसके अलावा नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है ये क्या होता है? 20:1। मृदा के कार्बनिक पदार्थ में कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है वो 20:1 होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नहरी क्षेत्रों में जल का मुख्यतः नुकसान होता है। इनफिल्ट्रेशन। नहरी क्षेत्रों में जल का मुख्यतः नुकसान होता है किसके द्वारा बताना है आप लोगों को? इनफिल्ट्रेशन, सीपेज, पर्कोलेशन। इनफिल्ट्रेशन, सीपेज या पर्कोलेशन। आप लोग बताएंगे नहरी क्षेत्रों में जो सबसे अधिक मुख्यतः जल का जो नुकसान होता है वो किसके द्वारा होता है? सीपेज के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है सीपेज के द्वारा, ठीक है। सीपेज जो होता है दोस्तों ये नीचे की ओर, इसका जो जल होता है वो लेफ्ट में या राइट में ज़्यादा चलता है और नीचे की ओर ये जल जो होता है ये कम मात्रा में रिस कर जाता है। यही होता है सीपेज। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? मृदा की सतह से पानी का जो रिसाव होता है, रिस्क जो नीचे जाता है उसे हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा पानी जो नीचे जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और सीपेज में क्या होता है? जो जल का बहाव होता है यानी कि जल जो निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा जो नहरों किनारे खेतों में अगल बगल क्या होता है? पानी निकलकर भर जाता है, ये होता है सीपेज। ये लेफ्ट या राइट में ज़्यादा चलता है और ये नीचे की ओर कम जाता है। पर्कोलेशन क्या होता है? मृदा परछेदिका के द्वारा जो जल नीचे की ओर जाता है ये क्या होता है? पर्कोलेशन होता है, ठीक है। ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जिन क्षेत्रों में जल भराव ज़्यादा होता है या फिर मृदाएं संतृप्त होती हैं। यानी संतृप्त मृदाओं में जो जल चलता है वो किस माध्यम से चलता है? पर्कोलेशन के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि नहर वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके आसपास जो आप लोगों ने देखा होगा नमी या मॉइस्चर जो होता है वो किसके कारण होता है? सीपेज के कारण ही होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, CaCO4.2H2O, CaSO4.12H2O, FeSO4। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4.2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। जिप्सम में कैल्शियम की जो मात्रा होती है ये दोस्तों कितनी? 29.2% के करीब में होती है लगभग, ठीक है।
और जो सल्फर होता है दोस्तों इसमें जिप्सम में, ये कितना होता है 18.6% के करीब में होता है। ठीक है, और इसी में से जिप्सम में से दोस्तों जिप्सम को जब गर्म किया जाता है CaSO4.2H2O, जब इसे गर्म किया जाता है यानी कि इसे हीट दिया जाता है तो क्या होता है 1.5 अणु जो होते हैं पानी के इसमें से निकल जाते हैं और ये बनता है CaSO4.5H2O। ये होता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका प्रयोग प्लास्टर इत्यादि चढ़ाने में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में कौन सा आधातु मृदा भूपर्वटी में सबसे अधिक पाया जाता है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। निम्न में कौन सा आधातु मृदा भूपर्वटी में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। आधातु की बात की गई है तो मृदा के भूपर्वटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आधातु कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे सिलिका होता है। ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है लगभग में 46% होती है और सिलिका की मात्रा जो होती है दोस्तों 27% होती है। उसके बाद धातुओं में दोस्तों क्या होता है? एल्युमिनियम होता है थर्ड नंबर पे, धातुओं में थर्ड नंबर पे, और फेरस उसके बाद दोस्तों होता है फेरस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। तो सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिका, फिर धातुओं में बात कर ली जाए एल्युमिनियम और दूसरे नंबर पे है फेरस। तो आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से ये नहीं कहता हूँ कि सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, लेकिन एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम आप लोगों की अच्छे से अच्छी क्लासें आगे करवा सकें। क्योंकि जब व्यूज़ दोस्तों कम होते हैं तो अपनी हिम्मत जो होती है वो टूटने लगती है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, जिससे कि आगे क्लासें हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू ला सकें। क्योंकि बहुत मेहनत दोस्तों लगती है एक सेशन को तैयार करने में, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन लाना, फिर उससे संबंधित जो डिटेल्स होती हैं वो एकत्रित की जाती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बताई जा सकें। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक सेशन को तैयार करने में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, जिससे कि आगे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासें करवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी शामिल कर पाएँ। तो आज के सेशन में यहीं तक। यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।